बोले यार है लिसनर ये जाहिर करता है कि स्पीकर की लिसनर बज़ाहिरन स्पीकर से मुत्तफिक होता है, लेकिन हकीकतन या असल में वो उसे इख्तलाफ करता है। ये फेक एग्रीमेंट, ये सारे क्या है यार, ये सारे आप पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने लिसनर हो तो आपकी आइडियल कोशिश क्या, आप कोशिश इफेक्टिव लिसनर बनो। मैं कहता हूँ आपने मुझे सुनना है, लेकिन अगर सुनना है तो इफेक्टिवली सुनो, नेगेटिवली ना सुनो। अगर आप मुझे नेगेटिवली सुनोगे तो इन जेस्चर्स का, रवैयों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। रिजेक्शन, जब आप सीधा मेरे से इख्तलाफ करोगे, मतलब सुन रहे हो मुझे, सुन के मुझे फिर सुनने के दौरान आप कहते हो नहीं आप गलत कह रहे हैं। डिनायल, आप कहते हो यार मैं सुनना ही नहीं चाहता, खत्म यार, मैं मैसेज एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता। इग्नोर, आप छुपते हो कि शायद मेरा लफ्ज, आप मेरा मैसेज आप तक पहुंचा ही नहीं। आपको तो अच्छा आपने कहा था, मैंने तो सुना यार, इग्नोर करते हो। ये डिफेंसिवनेस में आपको ये एहसास होता है कि मैं आपके खिलाफ बात कर रहा हूँ, फिर अपने दिफा में को बात करते हो। यस बट एग्री करते हो। देखो इन सारों में कॉमन चीज क्या है, आप मेरी कही हुई बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे हो आप लिसनर, लेकिन नेगेटिव लिसनर क्या बन रहे हो आप, सारों में ये कह रहे हो कि आप मेरी बात से मेरी बात सुन के या सुनने के दौरान आप मेरी बात से मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक नहीं कर रहे हो। तो अगर लिसनिंग होती है, लिसनिंग का मकसद ही ये होता है कि सुनो, मुकम्मल बात सुनो और समझो। आप सुन तो रहे हो, लेकिन जब नेगेटिवली सुनते हो तो पहला पॉइंट, या तो स्टेट मुझसे इख्तलाफ कर लोगे, नहीं यार मैं एग्री नहीं करता। दूसरा, आप कहते हो नहीं मैं चाहता ही नहीं हूं आपकी, जिसे उर्दू में लिखो मैं चाहता ही नहीं हूं आपकी बात से इत्तेफाक करना। इग्नोरिंग, बहाने बनाते हो, यहाँ छुपते हो। डिफेंसिवनेस, आप समझते हो आपके खिलाफ बात की गई है, अपने दिफा में फिर बातें करते हो। यस बट, आप कहते हो हाँ बात तो आप ठीक कर रहे हो, लेकिन एंगर, आप मेरे पर, मेरी जात पर गुस्से हो। विड्रॉल, आप किसी ऐसे डिस्कशन में हिस्सा बनना ही नहीं चाहते हो जो मेरे मैसेज से मुतल्लिक हो। पैसिविटी, आप कहते हो मुझे कतई कोई शो दिलचस्पी ही नहीं है। एग्रेशन, आप गुस्से हो जाते हो पर या मुझ पर फेक ज़ाहिर करते हो। इन सारों में आप मैसेज सुन रहे होते हो, लेकिन ये जो चीजें आप लिखी हुई हैं, ये नेगेटिव इमोशंस, इन नेगेटिव फीलिंग्स के साथ जब सुनते हो, इन नेगेटिव नेगेटिव लिसनिंग। कुछ सवाल यहाँ तक? हाँ जी, लास्ट टॉपिक, स्पीकिंग स्किल्स। पहला तो बहुत सिंपल है यार, स्पीकिंग और लिसनिंग को सिंपल कंपैरिजन किया हुआ है, ये तो बच्चों वाला है। ये तो पहला, स्पीकिंग स्किल्स, वर्ड्स आउट ऑफ द माउथ आर रेफर टू स्पीकिंग, पता है हमें। लिसनिंग में आ जाओ, प्रोसेस ऑफ रिसीविंग साउंड थ्रू ईयर, ये लिसनिंग, यस वी नो दैट। फिर स्पीकिंग में आ जाओ, गुड स्पीकिंग स्किल्स कैन अर्न द चांस टू कंट्रोल अदर्स थॉट्स एंड, अगर आप गुड स्पीकर हो तो बोल के आप दूसरों पर भी जल्दी कायल कर सकते हो, उनको कन्विंस कर सकते हो। और लिसनिंग में क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग कैन मेक पीपल लीड मोर इफेक्टिवली व्हेन दे टेक द टाइम टू रियली लिसन टू अदर्स। यस, लिसनिंग क्या फायदे हैं, लिसनिंग से आप लोगों की बात सुनते हो, और जब सुनते हो देन यू गेट क्लोज टू द पीपल, क्योंकि आप जिसकी बात आप सुन रहे होते हो उसको ये बात अच्छी लगती है कि आपने उसकी बात सुनी है, यू हैव मेड देम लुक इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्लास में पढ़ा था कि सबसे अच्छा गिफ्ट है वो लिसनिंग है। तो स्पीकिंग स्किल्स में क्या होता है कि आपको क्योंकि बोल रहे होते हो, बोल के आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हो। लिसनिंग में क्या होता है, लिसनिंग में आप लोगों की बात सुनते हो, जब सुनते हो यू मेक देम फील इम्पोर्टेंट। आगे आ जाओ, स्पीकिंग क्या होता है, गुस्सा निकालना, वो बात से ना, बैट्समैन आउट होके जा रहा है तो कुछ बोल रहा होता है, तो स्पीकिंग से अपने गुस्से का इजहार भी करते हो, वो बाहर निकालते हो अपने। लिसनिंग प्रोवाइड्स यू विद द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स। यस, लिसनिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है लिसनिंग स्किल्स का, कि आपको लोगों को समझने में मदद, लिखो साथ, लोगों समझ जाते हो तो फिर सही फैसला भी कर सकते हो। रिलीफ थ्रू स्पीकिंग, यस, गुड लिसनर्स अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। गुड लिसनिंग में क्या होता है, क्योंकि सुनते हैं हर बार, जब हर चीज गौर से सुनोगे, तवज्जो से सुनोगे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो कम ही होगी ना, तो गुड लिसनिंग से अंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक तो सवाल में सिंपल कंपैरिजन किया हमने, किसका, स्पीकिंग स्किल्स का और
लिसनिंग स्किल्स का। एक अच्छे रिसीवर में दोनों चीज़ें होनी चाहिए, वो बोल भी सके और वो सुन भी सके। अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं कहता हूँ आपको बोलना, दोनों में बैलेंस रखना है, आप दोनों के फायदे नुकसान हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन याद है किसी को? पहले पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा है टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का? किसी को याद हो अगर? सर हमने पढ़ा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। याद है कि नहीं यार सारा? बस वही की वही डेफिनेशन है, एज इट इज। अब एक सिर्फ आगे ये चीज नहीं आ रही है, ये जो पहले दो पैराग्राफ्स हैं वही क्या लिखो, लिखो वही रेपिटेशन है पिछली वाली। हमने पढ़ा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है उसको रिजॉल्व किया जाता है, सारा वही की वही रिपीट हो रही है। अब बस ये चीज नहीं, आगे आ जाओ, ये क्रॉस कर दो, सारा पढ़ा हुआ है। ये व्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट के मुतल्लिक मुख्तलिफ नजरियात, ये लिखो, या मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज। समझ लिया, हमने पढ़ा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है सारा। अब इस चैप्टर में एक नई चीज आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट के मुतल्लिक कुछ नजरियात आ रहे हैं, 3 नजरियात हैं, इसको याद करो हेडिंग्स एज इट इज। ट्रेडिशनल व्यू, ह्यूमन रिलेशंस व्यू, इंटरएक्शनिस्ट व्यू। उर्दू में लिखो ट्रेडिशनल व्यू के साथ। इसमें यह समझा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट एक बुरी चीज है और नुकसानदेह चीज है, लिहाजा इससे हमेशा बचना चाहिए, सिंपल। ट्रेडिशनल व्यू क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट एक बुरी चीज है यार, हार्मफुल, नुकसान पहुंचाती है, लिहाजा इससे दूर है। ह्यूमन रिलेशंस व्यू क्या आता है, लिखो। इसमें यह समझा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट एक इनएविटेबल चीज है जिसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता और ये नेचुरल लाइफ का हिस्सा है, लिहाजा हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। आगे आ जाओ, इंटरएक्शनिस्ट व्यू क्या आता है, लिखो। इसमें यह समझा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट एक मुस्बत चीज है। पहले में क्या आएगा, एक मनफी चीज है। ट्रेडिशनल भी क्या कहते हैं, मनफी है, नेगेटिव चीज है यार, अवॉइड करो इसे, स्टे अवे फ्रॉम इट। और ये क्या कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट एक मुस्बत चीज है, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर पार्टीज अपने आप को साबित करने के लिए और एफर्ट करती हैं, अपने आप को रिफॉर्म करती हैं, मुकाबला करते हैं अपोजिंग फोर्स का। तो इससे इंसान की बेहतरी होती है, इंसान अपने आप पर काम करता है, अपनी खामियां दूर करता है। 3 नजरियात हैं, 3 व्यूज हैं। ये आगे एक टॉपिक आ रहा है, मुझे बताओ ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने, फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। फंक्शनल के साथ लिखो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट और डिसफंक्शनल के साथ लिखो डिस्ट्रक्टिव। कुछ याद आता है टॉपिक? फंक्शनल के साथ लिखो कंस्ट्रक्टिव और डिसफंक्शनल के साथ लिखो डिस्ट्रक्टिव। अब बताओ अभी कुछ याद आता है कि नहीं आता टॉपिक? यस सर, सेकंड चैप्टर में था। ये वही चीजें हैं, एज इट इज, एज इट इज वही की वही चीज है, वही डेफिनेशन उठा के यहाँ लिखनी है। लिख दो ऊपर साथ, फंक्शनल के साथ लिखो फंक्शनल के साथ लिखो कंस्ट्रक्टिव, वही की वही डेफिनेशन है सारी। आगे आ जाओ, टेक्निक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इसको ऑनलाइन करो, कॉन्फ्लिक्ट हम मैनेज कर रहे हैं, मैनेज के ऊपर लिखो। कि इसमें वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होती। आगे लिखो, अवॉइडेंस, सारी उर्दू में लिखना है बस, सारी ये नाम याद करो। अवॉइडेंस का एक और भी नाम है, तो क्या आ रहा है, विड्रॉइंग, बस ये याद करना है, ठीक है। अब साथ लिखो उर्दू में। ये कितने बच्चे आए हुए हैं अभी यार? कितने कम बच्चे क्यों हैं, बाकी सो रहे हैं सारे? सारे सुन रहे हैं? सईद इस्माइल शाह, शमसा, नवीन, जवेरिया, हमाद, बिलाल, अता, आर्यान, सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। देखो यस शाबाश, सर। एक एक लाइन देखो। यस अवॉइडेंस सर। के साथ लिखो। इसमें इसमें एक कोई एक कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी, इसमें कोई एक कन्फ्लिक्टिंग पार्टी जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर करती है ताकि वक्त के साथ कॉन्फ्लिक्ट खुद ही मैनेज हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट खुद ही रिजॉल्व हो जाए।
आगे आ जाओ, कंपटीशन। इसमें दोनों पार्टीज अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही साबित करने की कोशिश करती हैं। और आखिर में एक पार्टी का मौकफ मान लिया जाता है, दूसरी पार्टी उस मौकफ को अपना लेती है और कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। लिखा जाए अकोमोडेशन, इसका एक और भी नाम है, देखो ऑनलाइन करो, स्मूथिंग। अब लिखो, इसमें एक पार्टी जानबूझकर हार मान जाती है या अपने मौकफ से पीछे हट जाती है, और दूसरे पार्टी को जीतने देती है। और इसका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व। आगे आ जाओ, कॉम्प्रोमाइज। इसमें दोनों पार्टीज अपने बुनियादी मौकफ से कुछ नीचे आती हैं। दोनों पार्टीज अपने बुनियादी मौकफ से कुछ नीचे आती हैं और उस पर दोनों मुत्तफिक हो जाती हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है। बस कोलैबोरेशन में आओ। देखो ये तरीका थियोरेटिकली तो करेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। ये तरीका थियोरेटिकली तो करेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि इसमें कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज अपने 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 बुनियादी मौकफ पर भी कायम रहती हैं, अपने बुनियादी मौकफ पर कायम भी रहती हैं, यानी कि जिस मौकफ की बुनियाद पर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व भी कर लेती हैं। ए और बी के दरमियान कोई तनाज़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है यार, ए कुछ कह रहा है, बी कुछ कह रहा है। अगर तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है तो या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या अकोमोडेट, या कम्पीट, या अवॉइड। ये नहीं हो सकता कि जिस नुक्ते पर आप में कॉन्फ्लिक्ट आया है उसी नुक्ते पर अब कॉन्फ्लिक्ट खत्म भी हो जाए, नहीं, कभी नहीं हो सकता। कॉन्फ्लिक्ट जिस पॉइंट पर आया है, ऊपर वाली चार बातें हो सकती हैं। ये वाला थ्योरेटिकली ठीक है कि ए और बी का अपना अपना मौकफ था, उसी मौकफ पर खड़े हुए हैं, और उसी मौकफ पर ही एक दोनों पार्टीज जीत जाती हैं। दोनों पार्टीज बैक वक्त नहीं जीत सकी, वरना कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म ही ना हो यार। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही होता है कि एक कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है, और अगर इसको खत्म होना है तो या एक ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, एक नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, कुछ होगा। ये नहीं हो सकता कि जिस पॉइंट पर कॉन्फ्लिक्ट आए उसी पॉइंट पर ही आप दोनों जीत जाएं, ये नहीं, कभी नहीं हो सकता, नेवर एवर। ठीक है, देखो ना, कश्मीर पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का क्या है, कश्मीर पर एक पॉइंट पर है ना कॉन्फ्लिक्ट। इस जिस पॉइंट पर है, क्या इस पॉइंट पर दोनों जीत सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कोई और सिचुएशन होगी, तो या कॉम्प्रोमाइज, या अकोमोडेशन, कंपटीशन, या अवॉइडेंस। कोई सवाल यहां तक? एनीवन? डन? यस? यस सर। टाइम क्या हो रहा है? लेट्स रैप इट अप, 52 हो रहा है।
बस ये लिख लो यार, ये वाला जल्दी करो। पास करते अब हैं इसमें सर। अंडरलाइन करो जो लिखा हुआ है, थ्रू स्पीच कम्युनिकेशन। ऊपर था नॉन वर्बली, अब अपने अमल से जाहिर करते हो। ये है वर्बली, इसमें बातचीत के जरिए कॉन्फ्लिक्ट को हल करेंगे। एक एक लाइन इसमें लिखो, निगोशिएशन। इसमें कंफ्लिक्टिंग पार्टीज बाहिमी बातचीत के जरिए, जैसे स्पीड अप। इसमें कंफ्लिक्टिंग पार्टीज बाहिमी बातचीत के जरिए अपना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करती है। आगे आ जाओ, मीडिएशन। इसमें कंफ्लिक्टिंग पार्टीज इसमें कंफ्लिक्टिंग पार्टीज एक तीसरी न्यूट्रल पार्टी, बैक में लिखो मीडिएटर। एक तीसरी न्यूट्रल पार्टी, बैक में लिखो मीडिएटर, को कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए कहती हैं। जो उनके दरमियान मीडिएशन करवाता है। और ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के मौकफ जानने के बाद मसले का हल तजवीज़ करता है। तजवीज़ को लाइन कर दो, मसले का हल तजवीज़ करता है, जिनको मानने के लिए पार्टीज पाबंद नहीं होती। डन। आगे आ जाओ, कंसिलिएशन। इसमें कंफ्लिक्टिंग पार्टीज एक तीसरी न्यूट्रल पार्टी, बैक में लिखो कंसिलिएटर, को अपना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए कहती हैं। जो उनके दरमियान कंसिलिएशन करवाता है। और पार्टीज को अलग अलग बिठाता है, यानी कि आमने सामने नहीं बिठाता। और मसले का हल तजवीज़ करता है, जो पार्टीज मानने की पाबंद नहीं होती। आगे आ जाओ, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन। इसमें वही चीज आएगी पहली बार। इसमें कंफ्लिक्टिंग पार्टीज इसमें कंफ्लिक्टिंग पार्टीज एक तीसरी न्यूट्रल पार्टी, बैक में लिखो आर्बिट्रेटर, को अपना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए कहती हैं। जो उनमें आर्बिट्रेशन करवाता है, जो उनमें आर्बिट्रेशन करवाता है और मसले का फैसला करता है और पार्टीज पर इन्फोर्स करता है, लागू करता है, जिसको पार्टीज मानने की पाबंद होती है। ये फर्क होते हैं। बट दैट्स इट। ये रिपीट कर दें। इसमें कंफ्लिक्टिंग पार्टीज एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी, लिखो, अपनी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का कहती हैं। जो उनके दरमियान आर्बिट्रेशन करवाता है, दोनों के मौक़िफ़ जानने के बाद मसले का हल निकालता है, उसका फैसला करता है और उस फैसले को पार्टीज मानने की पाबंद होती है। ये बस अभी आखिरी ये है। ये इसको हम फिर कल देख लेंगे, ठीक है, पहले 10-15 मिनट में, फिर उसके बाद मैं आपसे कब से, ठीक है। तो कल 11 से 11:15 आ जाना, या 11:20 तक, ठीक है, राइट।
ये भी कर लेंगे, साथ MCQs का बता दूंगा। आज मैं सारा स्केड्यूल भेज दिया है सर को, ठीक है, आपको टेस्ट अपलोड हो चुका है। आगे तमाम टेस्ट का स्केड्यूल मैंने सर को भेज दिया, वो मैं पिक्चर लेके अभी आपको सेंड करता हूँ, ठीक है, सारा स्केड्यूल है आपका, राइट। ये कल 11 से 11:15 तक हम पढ़ लेंगे, ठीक है, इसको रैप अप करेंगे कल, और साथ ही मैं आपको बता दूंगा करना क्या आपने, ठीक है, राइट। ये रिकॉर्ड भी हो गया है, जिस ओके बच्चे सर, को चाहिए होगा वो यहाँ टीम्स पे आके सुना देगा जी। ओके सर। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है 11 बजे। डन। ओके सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।